हेलो चैंपियंस, कैसे हैं आप सभी लोग। तो अभ्यास 2025 के नेक्स्ट वीडियो में चैंपियन स्क्वायर आपका हार्दिक स्वागत करता है। उम्मीद है कि आप बहुत अच्छे होंगे, बहुत सारी पढ़ाई कर रहे होंगे, बहुत सारा रिवीजन कर रहे होंगे। 2025 का मुख्य परीक्षा देने वाले सभी स्टूडेंट्स को मेरा आपसे एक सजेशन है, एक विनम्र अनुरोध है कि कल एक वीडियो स्ट्रेटेजी का मैंने डाला हुआ है कि एक इन आने वाले एक महीने में हमें कैसे प्रिपरेशन करनी चाहिए। हमें शब्दों का जो सिलेबस के जो जो शब्द दिए हुए हैं उनका कैसा रिवीजन करना है। हमें डीप अध्ययन नहीं करना है, हमें क्विक रिवीजन कैसे करना है। दिए हुए समय को, एक दिन के समय को कैसे मल्टीपल तरीके से हम उपयोग कर पाते हैं, इसको 3 भागों में कैसे डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। साथ ही साथ हिंदी का, एथिक्स का और साथ ही निबंध का कितनी इंपॉर्टेंस है, ये सभी को हमने बहुत अच्छे तरीके से डील किया है और समझाने का प्रयास किया है कि अगर हमने इन एक महीने को बहुत अच्छे तरीके से, बेहतर तरीके से, इफिशिएंट तरीके से अगर हमने यूटिलाइज किया तो निश्चित तौर पर मान के चलिए कि आप एक अच्छी क्या होगी लीड ले लेंगे उन स्टूडेंट से जो एक नॉर्मल तैयारी कर रहे हैं। होता क्या है, इंसान तैयारी तो करता है बट कंस्ट्रक्टिव तैयारी नहीं करता है ना। अगर उसको डायरेक्शन मिल जाए, उसको सही तरीके से बस कोई बताने वाला मिल जाए, तो ये काम मान के चलिए आसान हो जाता है उन स्टूडेंट्स के लिए जो गंभीर है। तो हम उम्मीद करते हैं कि आप उस वीडियो को जरूर देखिएगा। दरअसल व्यूज बढ़ाना हमारा उद्देश्य नहीं है, मैं आपको फिर से बता दूं, व्यूज बढ़ाना उद्देश्य नहीं है। आपके जीवन में सकारात्मक या गुणोत्तर वृद्धि कैसे हो पाए, अच्छा आप कैसा जीवन जी पाए, कैसे आप अच्छे मार्क्स गेन कर पाए, चैंपियन स्क्वायर का एकमात्र उद्देश्य ये है। ठीक है, तो आज हम अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप बता दें कि हाँ, वीडियो स्टार्ट करने के पहले मैं बता दूं कि अभी मार्केट में र्यूमर फैले हुए हैं कि 9 तारीख से पेपर, 9 जून से लेकर 14 जून के बीच का पेपर हो सकता है डिले हो जाए। मगर मेरा ये मानना है और आपको सजेशन है, बिल्कुल भी ऐसा मत सोचिए। एग्जाम एकदम टाइम पे होने जा रहा है। क्यों? क्योंकि अगर हमने मन में ये पशु पेश की स्थिति रख दी तो हमारा एग्जाम बिगड़ जाएगा, है ना। हमारी तैयारी का जो मोमेंटम बना हुआ वो कहीं ना कहीं ब्रेक हो जाएगा और ये ब्रेक कहीं ना कहीं आपको फिर से पीछे ढकेल देगा। याद रखिए कि 158 पोस्ट है और 158 लोग अभी भी अच्छे और ईमानदारी से तैयारी कर रहे हैं। तो आपकी छोटी सी एक गलती दूसरे का एक सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं कि इस बात को आप सकारात्मक तरीके से ले रहे होंगे। चलिए आज हम डिस्कस करते हैं। आज हम पेपर 1 पार्ट बी यानी ज्योग्राफी का सेगमेंट लेके आए हैं, है ना। आंसर राइटिंग हमको सिखाना है, आपसे सब चीजें बनती हैं। आप एक हनुमान जी हैं और हम आपके जामवंत हैं। हम आपको याद दिलाने की कोशिश कर रहे हैं कि आपके पास बहुत सारी शक्तियां हैं, बस उस शक्तियों को याद करने की जरूरत है। ठीक है, तो हम डिस्कस करते हैं ज्योग्राफी वाला सेगमेंट, जम्बूद्वीप। जम्बूद्वीप और अब आपके मन में क्वेश्चन होगा कि जम्बूद्वीप कहां से आ गया। तो सिलेबस का जो पहला जो है क्या है, प्राचीन भारत का भौगोलिक ज्ञान, ठीक है, वहां से उठा हुआ क्वेश्चन है। और इस टाइप का क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में भी आ चुका है। ठीक, सप्तद्वीपों के नाम पूछे थे, सीधे एज इट इज सीधे सीधे क्वेश्चन रख दिया गया, आपको याद कर लेना है। ठीक, अभी सप्तद्वीपों को भी मैं आपको पढ़ाऊंगा। चलिए, जम्बूद्वीप पौराणिक ग्रंथों और ऐतिहासिक भूगोल के अनुसार जम्बूद्वीप सप्तद्वीपों में से एक है। अगर आप इतना लंबा सेंटेंस नहीं लिख पा रहे तो सीधे लिखना है क्या, सप्त द्वीपों में से एक। ठीक, ये आपका पहला सेंटेंस कंप्लीट हो गया, पॉइंट 1। ठीक, फिर इसका नामकरण क्या है, जम्बू यानी जामुन। जामुन का एक वृक्ष होता है, उसके नाम पर ये इसको रखा गया। सेकंड सेकंड फैक्ट, जामुन के वृक्ष के नाम पर इसका नाम रखा गया। ये विशेष क्यों है, ये पृथ्वी के केंद्र में स्थित है और साथ ही साथ एशिया का अधिकांश क्षेत्र इसी द्वीप के अंतर्गत आता है। ठीक है, भारत इसमें शामिल है। तो जम्बू द्वीप हम पढ़ते भी है ना, भरतखंडे जम्बू द्वीप है, वो वही वाला सिस्टम। ठीक है, तो जम्बू द्वीप से अगर 3 फैक्ट हमको बनाने होंगे तो सबसे पहले बताना होगा कि ये सप्त द्वीपों में से एक है। साथ ही साथ सेकंड पॉइंट होगा कि जम्बू द्वीप जामुन के वृक्ष से लिया गया है उस शब्द को उठाया गया वहां से। और इसमें विशेष क्या है, ये पृथ्वी के एक केंद्र में स्थित है और अधिकांशतः जो क्षेत्र है वो एशिया महाद्वीप के से इसका टच होते हैं। बहुत सारी चीजों को ये कवर कवर करता है। ठीक है, अब आपके मन में आ रहा होगा कि 7 द्वीप कौन कौन से, तो 7 द्वीप देख लीजिए। जम्बू द्वीप है, लक्षद्वीप है, शालमली दो द्वीप है, कुश, क्रॉन्च, शाक और पुष्कर। 1 2 3 4 5 6 7। ठीक, जम्बू द्वीप पे यानी भारत वाला क्षेत्र, भारत प्लस एशिया। फिर प्लक्ष यानी कि दक्षिण अमेरिका, दक्षिण अमेरिका
ये जो द्वीप है, इनकी जो संरचना है उस टाइम पीरियड में, जो अभी जो दिख रहा है दक्षिण अमेरिका, वो लक्षद्वीप की जो संरचना थी वो दक्षिण अमेरिका जैसी थी। फिर शाल्मली जो द्वीप थी वो है ऑस्ट्रेलिया की भांति। ऑस्ट्रेलिया जो द्वीप दिख रहा है, वो देश, वो क्षेत्र दिख रहा है, वो ऑस्ट्रेलिया के भांति दिखता था उस टाइम। फिर है कुश, ये न्यूजीलैंड, आपका न्यूजीलैंड, ठीक, न्यूजीलैंड। फिर क्रॉन्च है अपना दक्षिण अफ्रीका, दक्षिण अफ्रीका। शार्क जो है आपका यूरोप, आपका जो यूरोप है वो तत्कालीन शॉक द्वीप था। और फिर ये पुष्कर है, ये है उत्तरी अमेरिका, ठीक। तो ये 7 द्वीप बटे हुए थे, क्लियर है। तो ये थोड़ा सा आपको, ये भी क्वेश्चंस के जो हमने ये जो एक्स्ट्रा फैक्ट दिए हैं, ये भी आप अगर उसको याद कर लेंगे तो कहीं ना कहीं आपका आंसर और भी अच्छा हो जाएगा, ठीक। हो सकता है ये अगर जम्बू द्वीप पूछा है तो साक द्वीप भी पूछ सकता है, ठीक है। आपसे पुष्कर भी पूछ सकता है, आपको लगेगा पुष्कर ये भारत वाला पुष्कर है, मगर नहीं, वो उत्तरी अमेरिका से संबंधित क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुमाऊं हिमालय। तो जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आए, सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन आए, तो सबसे पहले बताइए अवस्थिति कहाँ है, फिर उसकी प्रमुख चोटियां, हिमनद और विशेषताएं, ठीक है, क्लियर है। सबसे पहले अवस्थिति, ये उत्तराखंड में स्थित है, पश्चिम में सतलुज नदी और काली नदी के मध्य, ठीक, का ये क्षेत्र है। फिर चोटियां होगी केदारनाथ, बद्रीनाथ, त्रिशूल, नंदा देवी और कामित, ठीक। 2 याद कर लो प्रभु, अगर आपसे याद नहीं हो रहा तो कोई बात नहीं, 2 याद करो, मगर हार नहीं मानना है, ठीक है। केदारनाथ, बद्रीनाथ, त्रिशूल, नंदा देवी, कामित। फिर हिमनद, हिमनद कौन कौन से, मिलाम हो सकता है, गंगोत्री, पिंडारी। अगर आपको मिलाम याद नहीं है तो चुपचाप गंगोत्री लिखिए, आगे बढ़िए, ठीक। इसमें विशेष क्या है, छोटे छोटे यहाँ घास के मैदान पाए जाते हैं जिसे बुग्याल या प्यार बोला जाता है। ये लूसेंट में आपको चीजें मिलेंगी, ठीक। मेरा ये मानना है कि अगर छोटे छोटे फैक्ट लूसेंट नहीं है, वो एनसीईआरटी का जिस्ट है, अगर आप उसको पढ़ लेंगे तो कहीं ना कहीं आपका फैक्ट और भी तगड़े हो जाएंगे, ठीक है। तो पोजीशन आपको रखना है अवस्थिति, चोटी, हिमनद, विशेष, ठीक। विशेष में क्या, छोटे छोटे घास के मैदान, बुग्याल या प्यार, ठीक। फिर हम बता दें कि हम अपराजित 2.0 बैच आज लॉन्च करने जा रहे हैं 15 मई शाम को 5 बजे, ठीक है। ये बैच क्यों इंपॉर्टेंट है, तो हमने पहले ही डिस्कस कर दिया है कि हम मध्य प्रदेश में ऐसी पहली कोचिंग होंगे जो एक ही फीस में, फिर से बता रहे हैं, एक ही फीस में आपको 2 मेंस, प्रीलिम्स और इंटरव्यू की क्लासेस दे रहे हैं। साथ ही साथ दे रहे हैं पर्सनल मेंटर, जो आपको 10 बजे से लेकर शाम को 6 बजे तक आपकी पर्सनल ग्रोथ में आपका कहीं ना कहीं सहयोग प्रदान करेंगे, एक आपका सारथी बनने की कोशिश करेंगे, क्लियर है। साथ ही साथ आपको बता दें कि हम प्रिंटेड नोट्स, हैंड रिटन सिनॉप्सिस, साथ ही साथ प्रीलिम्स में इसकी फ्री टेस्ट सीरीज आपको मिलेगी, और इंटरव्यू का गाइडेंस, जहां आपकी पर्सनालिटी डेवलपमेंट पे भी हम आपको सिखाएंगे कि कैसे आपको अपना बोलना कैसे है, न्यूज़पेपर कैसे पढ़ना है, ठीक है। अपने वो जो आपका प्रेजेंटेशन कैसे करना है, आपकी हॉबी पे काम करना है, ये सब हम डे 1 से आप पर काम करेंगे। फिर 24 तारीख को निधि भारद्वाज मैडम आ रही है, रैंक 2 2020, ठीक। डिप्टी कलेक्टर का जीवन कैसे होता है बनने के बाद, और कैसे बना जाता है, इन सभी पर एक फ्री सेमिनार है, ओपन फॉर ऑल है। सभी स्टूडेंट जो इस वीडियो को देख रहे हैं और 24 तारीख को आए और दिए हुए नंबर 90 390 348 पर कॉल करें, अपने आप को रजिस्टर्ड करें, जानकारी देकर रजिस्टर्ड करें, और आइए और पूछिए उन लोगों से जो सफलता प्राप्त कर चुके हैं कि मैडम कैसे सफल हुआ जाता है, जब मन पढ़ने का नहीं होता तो हमको किस क्षेत्र पे काम करना है, ठीक है, हमको शॉर्ट नोट कैसे प्रिपेयर करना है, हमको किस पेन का यूज करना है, आंसर राइटिंग कैसे लिखी जाती है, इन सभी पर विस्तृत चर्चा करना आपका दायित्व बनता है। क्यों? क्योंकि देखिए भाई, भूख आपको लगी, खाना खाना आपको है। इसका मतलब ये है कि अगर आपको डिप्टी कलेक्टर या अच्छा अधिकारी बनना है तो आपको अच्छे लोगों से मिलना अनिवार्य है, ठीक है। मैं बता दूं कि मैडम का बाय चॉइस उन्होंने बोला कि मैं बच्चों से मिलना चाहती हूँ, ठीक है, क्योंकि मेरा मन कहीं ना कहीं कभी कभी फील होता है कि शिक्षा का मतलब क्या है, शिक्षा का मतलब प्रदान करना है, लोगों को शिक्षित करना है, उनके जीवन का उत्थान करना है। तो ये मैडम ने खुद से इनिशिएट लिया कि नहीं, मुझे फ्री गाइडेंस, एक सेमिनार, करियर गाइडेंस सेमिनार देना है फ्री ऑफ कॉस्ट सभी बच्चों के लिए। अगर मेरे द्वारा किसी बच्चे के जीवन में कुछ ना कुछ सुधार हो रहा है, वो सफलता प्राप्त कर रहा है, तो मैं अपने जीवन को सफल मानूंगी। तो ये मैडम का खुद का इनिशिएटिव है, ठीक है। नेक्स्ट
संजीवनी बैच हम ये फ्री फॉर ऑल है, किसी भी बच्चे से हम 1 रुपए नहीं ले रहे हैं। हम आपको कल मैं इसकी फोटो भी दिखाऊंगा, बैच एकदम फुल हो चुका है, ठीक। बट आपकी इस जो डिमांड है उसको ध्यान में रखते हुए हमने ऑनलाइन जो एप्लीकेशन है चैंपियन स्क्वायर, उसको आप डाउनलोड कर लिया एप्लीकेशन के माध्यम से, या दिए हुए नंबर जो 90 390, ये नंबर पे कॉल करिएगा, 90 90 390 30 348, इस नंबर पर आप जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। एप्लीकेशन के माध्यम से लाइव क्लासेस चल रही है फ्री ऑफ कॉस्ट। ये क्लासेस वो क्लासेस हैं जो 2024 के नए पाठ्यक्रम में यूनिट ऐड हुई हैं, उनको हम फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ा रहे हैं सभी स्टूडेंट्स। ये होती है हमारा कमिटमेंट, हमारा कमिटमेंट प्रत्येक स्टूडेंट के लिए कि आपका करियर बनाना, आपके करियर को अच्छा करना हमारी जिम्मेदारी है। बशर्ते आपको क्लास डेली लेनी पड़ेगी, प्रिंटेड नोट्स मिल रहे हैं। हमने कोशिश की है कि अच्छे क्या है फ्लो चार्ट के माध्यम से, बहुत अच्छे प्रेजेंटेशन के थ्रू आपको अच्छा प्रेजेंटेशन और अच्छा नोट्स प्रोवाइड करा पाए। साथ ही साथ अगर आपको इस टाइप के नोट्स देखना है तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करिए, ठीक है, चैंपियन स्क्वायर फॉर एमपीपीएससी। वहां आपको बहुत सारे हमारे बुकलेट्स तैयार हो चुकी हैं, इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम दोनों मीडियम में तैयार है, तो उसकी पीडीएफ डेमो फाइल रखी हुई है, आप उसको जरूर उसमें देख सकते हैं, ठीक है। साथ ही साथ बता दें कि 15 तारीख यानी आज ही के दिन अपराजित बैच लॉन्च हो रहा है 2026। अब वो स्टूडेंट जिनका प्रीलिम्स इस बार का नहीं निकला है, तो खाली बैठे हुए हैं, तो प्रीलिम्स की केवल प्रीलिम्स तैयारी कर रहे हैं, नहीं, प्रीलिम्स की तैयारी के साथ साथ आप मुख्य परीक्षा की भी तैयारी करें। आपको हमने यूनिट वाइड टेस्ट कंडक्ट करी है कि एक यूनिट तैयार हुई, आइए पेपर लिखिए चले जाइए। आपका ये जो पूरा प्लान आउट है वो टेलीग्राम के चैनल में डला हुआ है, आप उसको जरूर देखिए। साथ ही साथ इंग्लिश मीडियम के लिए हम 1 जून से लेकर आ रहे हैं डेडिकेटेड, एकदम पर्सनल, जो आपके काम करेगी, प्योर इंग्लिश मीडियम की फैकल्टी, जो आपको वहां तक लेके जाएगी जो आपका सपना आपने देखा हुआ है, ठीक। इंग्लिश मीडियम में सबसे बड़ी समस्या ये देखने को मिल रही है कि उनके पास रिसोर्स नहीं है। तो हम आपको बता दें कि चैंपियन स्क्वायर ने पूरे नोट्स प्रिपेयर किए हुए हैं एकदम क्रिस्पी फॉर्म में, और सेलेक्टेड स्टूडेंट्स ने पूरा का पूरा अपना जितना ज्ञान है सब निचोड़ दिया है। तो हम आपको बता दें कि अगर आप 1 जून के बैच को ज्वाइन करते हैं तो आपको प्रिंटेड नोट्स भी मिलेंगे, ठीक है, आपको फिर कहीं के नोट्स की पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। चलिए मुद्दे पे आते हैं सीधे, मानसून विच्छेद की परिभाषा बताइए। परिभाषा पूछा है तो हम इसको पॉइंट्स पे नहीं लिखना है, परिभाषा के रूप में आइए जान लेते हैं। मानसून विच्छेद है ना, विच्छेद मानसून का टूटना, यानी कि एक समय पे खूब वर्षा होगी फिर अचानक वर्षा होना बंद हो जाएगी, जैसे कि रहता है वो मन मतभेद, है ना, वैसे मानसून विच्छेद भी होता है, ठीक है। तो दक्षिण पश्चिम मानसून काल में एक बार कुछ दिनों तक वर्षा होने के बाद यदि एक या कई सप्ताह तक वर्षा ना हो तो इस स्थिति को मानसून विच्छेद बोला जाता है, या मानसून का टूटना क्या कहा जाता है। विच्छेद मतलब टूटना ही होता है, तो मानसून का टूटना कहते हैं। इसका प्रभाव क्या हो सकता है ये भी आप लिख सकते हैं। तो कृषि, जल संसाधन और अन्य क्षेत्रों पर इसका प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। जब बारिश नहीं होगी तो क्या होगा, फसल सूख जाएगी। फिर जल संसाधन, जब बारिश नहीं होगी तो भैया नदियां भी सूखना स्टार्ट हो जाएंगी, तो वाटर का जो लेवल है धीरे धीरे डाउन होना स्टार्ट हो जाएगा। तो इसका सीधे सीधे डायरेक्ट इम्पैक्ट आम आदमी पर और कृषि पर देखने को मिलता है, ठीक है। तो मैं आपको बता दूं, ये हम परिभाषा पढ़ाने के लिए नहीं, मैंने आपको ये दिया था। अगर परिभाषा पूछा जाए तो हमें परिभाषा के रूप में लिखना है। हमको क्या करना है, हमको 1 2 3 पॉइंट्स नहीं देना है। परिभाषा पूछा जाए तो परिभाषा के रूप में लिखना है, अगर किसी के बारे में फैक्ट पूछा जा रहा है तो फैक्ट लिखकर सीधे आगे बढ़ जाना है। अगला क्वेश्चन, भारत के 3 प्रमुख श्री अन्न उत्पादक राज्यों के नाम बताइए। अब ये देखो, मैंने जानबूझ के इसके परिभाषा के नीचे ये क्वेश्चन डाला, क्यों, 3 मुश्किल से 5 शब्द लिखे हैं और सीधे आगे बढ़ना आपको। 3 प्रमुख राज्यों के नाम पूछ रहा है जो श्री अन्न के लिए फेमस है, तो राजस्थान, कर्नाटका और महाराष्ट्र, ठीक है। अब हम मध्य प्रदेश का पेपर लिख रहे हैं, एमपीपीएससी का मुख्य परीक्षा लिख रहे हैं, तो एक अच्छे स्टूडेंट की निशानी होती है कि एमपी को भी वो आप रिलेट कर दो। तो बता दो कि मध्य प्रदेश का भारत में 7वां स्थान है, किसके लिए, श्री अन्न उत्पादन के क्षेत्र में। क्लियर है, 3 कौन से मेरी याद कर लीजिए, राजस्थान, कर्नाटका और महाराष्ट्र, ठीक। रकम, इसकी ट्रिक है रकम, RKM, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, पुराणों में वर्णित 7 सागर। हमने अभी 7 सागर पढ़ लिए थे, 7 द्वीप पढ़ लिए थे, ठीक। तो पुराणों में वर्णित 7 द्वीपों को 7 सागर द्वारा
घिरा हुआ कहा गया है, ठीक, पुराणों में बोला गया है। क्लियर है। जैसे ये अभी देखिए कुश द्वीप पढ़ा था अपने, प्लक्ष द्वीप पढ़ा था, जम्बू द्वीप पढ़ा था, शाल्मली द्वीप पढ़ा था, पुष्कर द्वीप पढ़ा था, और क्रौंच द्वीप पढ़ा हुआ था। ठीक, एक, दो, तीन, चार, पांच, छह, और एक यहाँ सातवां द्वीप होगा, ठीक, शक। ठीक, तो इन 7 द्वीपों को हमने याद कर लिया था। पहला द्वीप कौन सा द्वीप था? पहला द्वीप था अपना जम्बू द्वीप यानी एशिया। फिर आ जाएगा प्लक्ष द्वीप यानी दक्षिण अमेरिका। फिर आएगा शाल्मली यानी ऑस्ट्रेलिया। पुष्कर यानी दक्षिण अमेरिका। फिर क्रॉन्च यानी साउथ अफ्रीका। शक यानी न्यूजीलैंड। ठीक, नहीं नहीं, ये कुश यानी न्यूजीलैंड। क्लियर है। और आपका कुश जो है, सॉरी, शक न्यूजीलैंड है और कुश जो है यूरोप है। क्लियर है। चलिए आइए डिस्कस करते हैं। सबसे पहले पुराणों में वर्णित सागर। तो पहला जैसे क्षरोद सागर, क्षरोद, जैसा इसका नाम दिख रहा है क्षर यानी क्षार, तो क्षार से युक्त जल है इस सागर में। ये कहाँ है? जम्बूद्वीप में। ये मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर ये 7 मार्कर में आता है और आपके पास मुश्किल से मुश्किल 1 से 1.5 मिनट का समय बनता है, ठीक, एलोबरेटेड फॉर्म में नहीं लिखा, 1 से 1.5 मिनट बचता है, तो कुछ नहीं करना है, सागर को बना देना है ऐसा गोल बनाकर, आपको एरो के फॉर्म में केवल कीवर्ड्स लिखकर इस प्रश्न को केवल आगे निभा देना है। ठीक, ज्यादा रिसर्च एंड डेवलपमेंट बिल्कुल नहीं करना है, जितना पूछा जाए उतना लिखकर आगे बढ़ जाना है। तो क्षरोद द्वीप है, क्षार से युक्त जल, जम्बूद्वीप। इक्षरशोध, इक्षरशोध यानी गन्ने के रस से, इक्ष यानी ईख पढ़ा था ना अपन लोगों ने बचपन में, ईख, तो वही है, गन्ने के रस जैसा यहाँ जल है, तो इसको प्लक्षद्वीप बोला जाएगा। ठीक, साथ ही साथ सुरोध, सुर, सुरा, सुर की भांति स्वच्छ एवं हल्का जल, ये शाल्मली द्वीप में। फिर शुद्धोर्ध, यह सागर शुद्ध जल वाला है, कौन सा? पुष्कर द्वीप। ठीक है, क्लियर है। पुष्कर यानी उत्तरी अमेरिका। कौन सा है? शुद्धोद यानी यह जल शुद्ध जल की भांति है। फिर घृतोद यानी कि सागर का जल पिघले घी की समान है। ठीक है, घृतोद दिख रहा है आपको, घृतोद यानी कुश द्वीप पे। फिर है क्षीरोद, जिसका जल दुग्ध की भांति धवल है, एकदम सफेद है, तो कौन सा होगा? क्रॉन्च तथा शक्द्वीप, ये थोड़ा सा यूरोप, थोड़ा सा अपना दक्षिण अमेरिका। फिर है दधी, दधीम भंदोड़ यानी ये जल जो है वो दही के समान है, यानी क्रॉन्च द्वीप। ठीक है, क्लियर है। तो ये जो दही के समान, इट मीन्स यूरोप और दक्षिण अमेरिका के बीच का सागर वाला क्षेत्र होगा, जो दही के समान इसका जल होता था। क्लियर है। तो ये 7 सागर का हमने छोटा छोटा कीवर्ड्स में वर्णन कर दिया है, और 1.5 से 2 मिनट में आपका ये आंसर डन हो जाएगा। क्लियर है। तो ये आंसर को आप 1.5 मिनट में ऐसे भी प्रेजेंट कर सकते हैं। अगर जिन बच्चों को पॉइंट्स पे लिखना है तो पॉइंट्स पे लिख दो, बट मैं आपको लिखना सिखा रहा हूँ कि इसके साथ भी आपको धूमधाम से 7 नंबर में 3.5 नंबर आराम से गुरुजी दे के आगे निकल जाएंगे। ठीक, नेक्स्ट, अल्निनो ने भारतीय कृषि को किस प्रकार प्रभावित किया? अल्निनो जान रहे हैं। ठीक है, जब क्या है प्रशांत महासागर के क्षेत्र में क्या है, वायु दाब की वजह से, गर्म होने की वजह से क्या हो जाता है, मौसम परिवर्तन स्टार्ट हो जाता है। ठीक, गर्मी की होने की वजह से अचानक वायु दाब होता है, और इसकी वजह से मौसम परिवर्तित होने चलने लगता है, और ये भारतीय कृषि को कहीं ना कहीं ये प्रभावित करता है। अल्निनो प्रभावित करता है और लालिनो फायदे का सौदा रहता है। ठीक है, अल्निनो एक क्या है, प्राकृतिक घटना है, एक जटिल मौसम पैटर्न है, जो विषुवतीय प्रशांत महासागर क्षेत्र में, कौन सा? विषुवतीय प्रशांत महासागर क्षेत्र में, ये लिखना बहुत जरूरी है। क्षेत्र में क्या है, समुद्र के तापमान में भिन्नता के कारण घटित होती है। ठीक, भिन्नता यानी गर्म होने की वजह से होता है। ठीक, अब क्या होगा, आप इसके प्रभाव देखिए, चरम तापमान, संवेदनशील फसल प्रभावित होती है, कीट और रोग हो जाते हैं, पशुपालन प्रभावित होते हैं, और किसानों पर इस पर आर्थिक क्या होगा, इफेक्ट देखने को मिलता है। क्या है, अत्यधिक गर्मी से फसल पर हीट स्ट्रेस बढ़ता है और पैदावार घटती है। जैसे हमने बोला था कि वायुदाब की वजह से अचानक गर्म हो जाता है मौसम। ठीक है, तो क्या होगा, अत्यधिक गर्मी से फसल पर हीट स्ट्रेस बढ़ता है और पैदावार घटती है। संवेदनशील फसलें कौन कौन सी? फल और सब्जी जैसी फसलें बढ़े हुए तापमान के कारण क्या है, विशेष रूप से इसमें प्रभावित होती है। ठीक, फिर कीट रोग, गर्म तापमान और असमान वर्षा से कीट और फसल रोगों की संख्या में वृद्धि होती है। जैसे जैसे मौसम चेंज होगा तो फिर क्या है, कीट और फसलों पर कीट लगना स्टार्ट हो जाते हैं, और कहीं ना कहीं उस पर रोग लग जाता है। फिर पशुपालन, चारों ओर जल की कमी से पशुधन प्रभावित होता है, तो ये सब चीजें देखने को मिलती है। फिर है किसानों पर आर्थिक दबाव, फसल नुकसान हो जाता है
पशुधन की हानि होती है और किसान को कहीं ना कहीं लॉस देखने को मिलता है। क्लियर है? तो ये हमारा अल नीनो का इम्पैक्ट है। ये बल्कि इजी टॉपिक है, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि अल नीनो के बारे में आपको बहुत अच्छे से नॉलेज होगा। बस मैंने लिखना सिखाया है। आपके पास पैटर्न ये होगा कि आप एक दो लाइन में आप इंट्रो दे दो, इंट्रो देने के बाद सीधे प्रभाव लिखो और आगे कर दो। क्लियर है? कौन कौन सा? तापमान का प्रभाव, संवेदनशील फसलें, कीट, पशुपालन और किसानों पर आर्थिक प्रभाव। अगर आपने ये पॉइंट्स भी लिख दिए तो अंदर आप आराम से इस चीज को डील कर लोगे। चलिए मुख्य मुद्दे सीधे आते हैं 10 मार्कर पे। भारत की प्रमुख नदी घाटी परियोजना। भैया नदी घाटी क्या है? नदी के जल को क्या करना है हमको? अलग अलग क्षेत्र में उपयोग करना है। जैसे बाढ़ के लिए बचा के, मतलब बाढ़ से बचना है तो उसको कैसे हमको उसके पानी को स्टोर करना है, फिर हमको सिंचाई के लिए करना है, पेयजल के लिए यूज करना है। ये जब जल का हम बहुतायत प्रयोग किया जा सकता है, मल्टीपल तरीके से बिजली बनाने के लिए किया जा सकता है, तो उसे क्या किया जाएगा? नदी घाटी परियोजना। ठीक है? तो बहुउद्देशीय परियोजनाओं से सिंचाई की सुविधा के अलावा बाढ़ नियंत्रण, पेयजल आपूर्ति, जल विद्युत उत्पादन, नहरी परिवहन, पर्यटन आदि अनेक कार्य किए जा सकते हैं। ठीक है? जवाहरलाल नेहरू ने ही किसको, नदी घाटी परियोजना को क्या बोला था? आधुनिक भारत का मंदिर भी बोला था। अगर आप ये लिख नहीं पाओ तो कोई बात नहीं है, मुंह नहीं फुलाना भैया। अगर नहीं लिख पा रहे तो कोई बात नहीं, अगर इससे आपका काम नहीं चल पा रहा, याद नहीं है, तो आपका काम रुकेगा नहीं। अब उसने जो पूछा है सीधे फ्लो चार्ट में आप बता दो कि कौन कौन सी नदी घाटी परियोजना। पहले सरदार सरोवर, क्योंकि भैया हमारे मध्य प्रदेश में तो सबसे पहले इसी को आप चिपका दो। फिर है भाखड़ा नागल, दामोदर घाटी, फिर है हीराकुंड बांध, इंदिरा गांधी और नागार्जुन सागर। ठीक है? चलिए सिलसिलेवार तरीके से हम डिस्कस करते हैं। पहला है भाखड़ा नागल। कहाँ है? ये तो सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण नदी घाटी परियोजना है भारत की। ठीक है? भाखड़ा नागल। इसका जो निर्माण है वो किस नदी पर है? सतलज नदी पर। महत्व क्या है? पंजाब और हरियाणा और राजस्थान, इन 3 राज्यों में क्या कर रहा है ये? वाटर मतलब पानी का वितरण करने के लिए, सिंचाई के लिए ये सबसे महत्वपूर्ण। और साथ ही साथ जल विद्युत परियोजना भी यहाँ है। तो जल विद्युत से क्या होगा? 1300 मेगावाट का हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर रहे हैं। साथ ही साथ सतलज बेसिन में बाढ़ को नियंत्रित करना का ये जो बेसिन जो बना हुआ है, ये बाढ़ के नियंत्रण में भी कहीं ना कहीं अपना योगदान देता है। फिर नेक्स्ट है दामोदर घाटी। दामोदर घाटी क्या है? पश्चिम बंगाल और झारखंड का क्षेत्र होगा पक्का। तो अवस्थिति, सीधे पॉइंट्स बनाना है। अवस्थिति तो झारखंड और पश्चिम बंगाल के राज्यों में दामोदर नदी घाटी परियोजना है। फिर ये यूएसए के टेनेंसी वैली अथॉरिटी, यूएसए का जो टेनेंसी वैली है उसी के मॉडल पर आधारित है ये अपना कौन सा? दामोदर नदी घाटी। ठीक। फिर ये इसकी इंपॉर्टेंस क्यों है? तो ये 5700 वर्ग किलोमीटर कृषि भूमि पर इसके माध्यम से ये सिंचाई की है। ठीक है? फिर जैसे बिहार का शोक कौन सा है? कोशी नदी। तो ये पश्चिम बंगाल का शोक कौन सा है? दामोदर घाटी। ये बहुत सारा, जब इसमें जल अचानक बढ़ जाता है बारिश की वजह से, तो उस आसपास के क्षेत्र को बहुत हद तक ये प्रभावित करता है। ठीक है? हीराकुंड बांध। अच्छा भैया, अगर आपके पास समय है तो यहाँ से आप थोड़ा सा भारत का मैप बना सकते हैं। ठीक है? मैप बना सकते हैं, यू मैप बना लीजिए। ऐसा मैप बनाइए, है ना? और मैप बना के आप इस चीज को डिनोट कर सकते हैं। ठीक। फिर हीराकुंड बांध बता दीजिए कि महानदी पर है, उड़ीसा प्रदेश में है। फिर उत्पादन 347 मेगावाट है। महानदी डेल्टा क्षेत्र में बाढ़ को नियंत्रित करने में इस बांध का अपना एक योगदान है। फिर सरदार सरोवर बांध, ये मध्य प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र और गुजरात, 4 राज्यों का इसमें कहीं ना कहीं अपना योगदान है। तो अवस्थिति इसकी गुजरात में है। नर्मदा नदी, ये तो आपको पता ही होगा, स्टेच्यू ऑफ यूनिटी के सामने बना हुआ है। ठीक है? तो महत्व क्या है? गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान और मध्य प्रदेश, एमपी भी इसमें शामिल है। तो 1450 मेगावाट की इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो रही है। पेयजल, है ना? इसमें 30 लाख, इस जो परियोजना से 30 मिलियन जो लोग हैं वो कहीं ना कहीं इससे सीधे सीधे क्या हो रहा है? फायदा प्राप्त कर रहे हैं, लाभ प्राप्त कर रहे हैं। ठीक है? नागार्जुन सागर कहाँ है? तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के राज्यों में कृष्णा नदी पर बना है। ठीक है? कृष्णा, ना से नागार्जुन है। ठीक। तो तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में निर्मित है। 0.89 मिलियन हेक्टेयर भूमि को सिंचाई प्रदान करता है। फिर विद्युत उत्पादन, ठीक है, आपको तो विद्युत उत्पादन चुपचाप लिख ही देना है। फिर है इंदिरा गांधी नहर परियोजना। ठीक। अवस्थिति कहाँ है? इंदिरा गांधी नहर परियोजना। इंदिरा गांधी, इंदिरा सागर नहीं है,
ये अपना खंडवा खरगोन वाला नहीं, इंदिरा गांधी नहर परियोजना। तो पंजाब और से राजस्थान के बीच थार तक, ये थार का जो राजस्थानी क्षेत्र है वहां ये नहर बहती है। जल आपूर्ति सतलज और व्यास नदी है, वहां का जल इस नहर में प्रवाहित होता है। महत्व क्या है, 2 मिलियन हेक्टेयर से अधिक भूमि पर इस जल के माध्यम से सिंचाई संपन्न होती है। ठीक है, तो इसका थोड़ा सा निष्कर्ष लिख दो। निष्कर्ष में क्या लिखना है कि इस प्रकार नदी घाटी परियोजना सामाजिक, आर्थिक और पर्यावरणीय दृष्टिकोण से अत्यंत महत्वपूर्ण है। आपको आंसर जो लिखना है, निष्कर्ष लिखना है, आंसर का निष्कर्ष जो लिखना है वो एकदम सकारात्मक लिखिए। ठीक, कुछ ना कुछ कंस्ट्रक्टिव लिखिए, लगे कि नहीं यार आपका जो नजरिया है एक अच्छे अधिकारी का नजरिया है ना, कुछ आप अच्छा सोच रहे हैं। तो बताना पड़ेगा कि इस प्रकार नदी घाटी परियोजना एक सामाजिक, आर्थिक और पर्यावरणीय दृष्टिकोण से अत्यंत महत्वपूर्ण है और यह समग्र विकास में अपना अमूल्य योगदान देती है। ठीक है, तो ये हमारा प्रीलिम्स और मुख्य परीक्षा के हमारे नोट्स तैयार हो चुके हैं, तो आप कॉल करके इसको आप प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, हमारा वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके बताइए। ठीक, और आपको किस किस सेगमेंट में वीडियो की जरूरत है आप हमें कमेंट करके जरूर बताइए। ठीक, हम आपके जीवन में सकारात्मक वृद्धि करने के लिए अपना योगदान हमेशा देंगे। हमारा जो कमिटमेंट है, समर्पण है आपके उज्जवल भविष्य के लिए। ठीक है, तो मिलेंगे अगले वीडियो में उत्साह के साथ, बहुत सारी एनर्जी के साथ। तब तक के लिए स्टे ट्यून। थैंक यू सो मच। जय हिंद।